अब जो हमारे साथ बातचीत करेंगे, अभिनव सर बातचीत करेंगे। ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन हैं इस बार, तो उन 18 क्वेश्चंस को एक एक करके हम डील करेंगे। पहला क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का सेट बी का है, ये ध्यान रखिए, हम सेट बी पे हैं। सेट बी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो आइए 22 नंबर क्वेश्चन जो कि जलवाष्प से संबंधित है, उस पर बातचीत कर लेते हैं। चलिए सर, तो सबसे पहले तो एज ऑलवेज ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कलेक्टिवली 30+ क्वेश्चंस रहे, सो 31 क्वेश्चंस हैं कलेक्टिवली, सो गुड वन। नंबर तो बहुत अच्छा है, बट हम अगर आंसर्स की बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जलवाष्प से रिलेटेड है, अर्थात वाटर वेपर से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि जलवाष्प एक गैस है और ऊंचाई के साथ जो है इसकी मात्रा घटती जाती है, जो परफेक्टली राइट है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है ध्रुवों पर इसका परसेंटेज मैक्सिमम है। ये टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं होता, अधिकतम नहीं होता, ध्रुवों पर ये जो है वो मिनिमम होता है। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में, यानी कि 23rd क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर एक जलवायु क्षेत्र के बारे में चर्चा करी गई है। अब यहाँ पर 3 उसके जो है वो गुणधर्म बताए गए हैं, जिसमें पहला कहा गया है कि तापमान की वार्षिक और दैनिक जो सीमा है, यानी कि जो रेंज है, ये न्यूनतम है, निम्न है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है वर्ष भर वर्षण होता है, यानी कि साल भर बारिश होती है। और थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि वर्ष में जो वर्षा है इसकी भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य है। इसका अर्थ ये है कि ये स्टेटमेंट 3 प्रकार से कोट कर रहा है एक जलवायु क्षेत्र को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तापमान का वार्षिक जो अंतर है वो कम होगा, ये कई स्थानों पर हो सकता है, लेकिन अगर आप वर्षण की बात करें तो 50 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा ये कलेक्टिवली सिर्फ एक ही स्थान पर आपको देखने को मिल सकती है, ऊपर दिए गए 2 कथनों के आधार पर। और तो ये जो आंसर है ये पश्चिम तटीय क्षेत्र, वो भी कौन सा, समुद्री इलाकों का। तो ये आंसर होगा 23rd का, यानी कि 23rd का आंसर इज डी। याद रखें, समुद्र का पश्चिम तटीय क्षेत्र की जलवायु के ये गुणधर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 24, कोरियोलिस फोर्स के बारे में है। तो ये क्वेश्चन सर कोरियोलिस बल के बारे में है और खासा सरल स्वभाव का नजर आता है, बट है थोड़ा सा ट्रिकी। यहाँ देखेंगे तो पहला कथन दिया हुआ है कि कोरियोलिस बल जो है वो पवन के वेग में वृद्धि के साथ ये बढ़ता जाता है। ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में बहुत छिपा हुआ दिखाई देगा, बट हाँ एनसीईआरटी में ये कथन है। सेकेंडली आपको दिखाई देगा कि ध्रुवों पर यह सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर पे ये जो है विद्यमान नहीं होता। अब अच्छी बात यह है कि दोनों ही कथन आपको एनसीईआरटी में छिपे हुए 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में दिख जाएंगे। बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, बट हाँ अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा होगा तो दोनों कथन सही हैं, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है, यानी कि दोनों सही, ये एकदम राइट ऑप्शन है। चलिए ये हो गया 24। तो नेक्स्ट है 25। अब जो 25 क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्टली आया हुआ है, ये 11th क्लास और 9th क्लास दोनों में ये दिया गया है। क्वेश्चन अगर देखें तो कहा गया है कि प्रति वर्ष 21 जून की स्थिति में जो दिन की अवधि है ये 12 घंटे से अधिक कब होती है, या फिर सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक कब विद्यमान करता है, कहाँ विद्यमान करता है। तो ऑप्शंस में जरा आप नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है भूमध्य रेखा, एक ऑप्शन दिया हुआ है कर्क रेखा, एक मकर रेखा है और एक जो है वो आर्कटिक का वृत्त है। अगर आप सिंपल रीजनिंग भी लगाएं तो 21 जून की स्थिति का मतलब है सूर्य का उत्तरायण होना। उत्तरायण होना अर्थात कर्क रेखा पर होना, और कर्क रेखा होना मतलब कि ऑप्शन में दिया हुआ सेकंड और ऑप्शन में दिया हुआ फोर्थ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हमारे पास जो है वो 2 ही सर्किल हैं। एक जो है वो कर्क रेखा का सर्किल है और एक उत्तरी ध्रुव का सर्किल है, यानी कि आर्कटिक का सर्किल है। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन सही होंगे, यानी कि 2 और 4 जो हमारा नंबर पर दिया गया है वो सही है, यानी कि हमारा 25वें प्रश्न का ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 26। टोटल 18 क्वेश्चन है। बार बार मैं बीच में बता दे रहा हूँ, सेट बी है तो ध्यान रखिएगा, ऊपर ही लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर। सेट बी के क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चन आए हैं टोटल ज्योग्राफी से, और ये क्वेश्चन नंबर है 26वां। आइए तो 26वें क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो भाई पहले ही लाइन से देखकर आप आंसर को टिक कर सकते हैं, बट हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ी पीठ भूमि कहाँ पर है। तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स को ये भ्रम होता है कि पीठ भूमि जो है वो अमेजन के जंगल होंगे, बट अमेजन के जंगल नहीं होते। ये जो है वो कॉन्गो बेसिन के बारे में चर्चा है, वो सदाबहार वन की चर्चा के केस में अमेजन का जो है उल्लेख आता है। तो पीठ भूमि जो है वो कॉन्गो का बेसिन है।
और इसके बारे में बताया गया है कि जीवाश्म ईंधन जो 3 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उतनी तो भाई इनमें जो है वो धारण क्षमता है, इतनी तो ये स्टोर करके रखते हैं। और आगे भी स्टेटमेंट में कहा गया है कि इनका लगातार जो है वो समय के साथ विनाश होना ये प्रकृति के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। तो आई थिंक आप पहले ही कथन से आंसर तक पहुंच जाएंगे कि 26वें प्रश्न का आंसर जो है वो बी है। कंफ्यूज ना हो, कई बार हमें ऐसा लगता है अमेजन के जंगल होंगे, पर वो आंसर जो है वो बी होगा, कॉन्गो का बेसिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29। 29वां प्रश्न हाईली फैक्चुअल बट थोड़ा सा टफ, क्योंकि इसके जो डेटा है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। तो ज़रा आप इस क्वेश्चन को देखें तो पौधों पर विचार करने कहा है और 3 पौधों के बेसिकली नाम दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है मूंगफली, दूसरा दिया हुआ है जो हॉर्स ग्रास है, और थर्ड जो दिया हुआ है वो सोयाबीन है। अब यहाँ देखें तो तीनों क्वेश्चंस में अगर आपने इस फैक्चुअल डेटा को पहले कहीं रीड करा है तो ही ये क्वेश्चन आपको जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज ऑप्शंस बहुत सिमिलर हैं। तो आई थिंक इसे टफ तो नहीं कहेंगे बट हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ मैं बता दूं कि जो तीनों ही पौधे हैं ये मटर की फैमिली से, यानी कि जो फैमिली में 5 हिस्से होते हैं बेसिकली इसके। अगर आपने कृषि वाला सेक्शन थोड़ा टेक्निकली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मटर की फैमिली से 5 मेन पौधे बिलोंग करते हैं, जिनमें से एक मूंगफली है, एक ग्रास हाउस है और थर्ड जो है वो सोयाबीन है। तो ये जो है वो तीनों सही होंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन सी 29th क्वेश्चन का ये सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग अपने अपने क्वेश्चंस मार्क कर रहे होंगे जिनके पास क्वेश्चन होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेट बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और सेट बी के लगातार जो हिस्ट्री के 9 क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। ज्योग्राफी के अभिनव सर कर आ रहे हैं इस समय, और इस समय हम लोग क्वेश्चन नंबर है 31 पे आना है। 29 खत्म हो गया, 31 क्वेश्चन पर आ गए हैं। चलिए सर, ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा होगा तो आपको रीड करने पर क्वेश्चन को देख के उसकी क्वालिटी भी समझ में आएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में जो आगामी यानी कि इनकमिंग सोलार रेडिएशन अर्थात सौर विकिरण है, ये वायुमंडल में जो है वायुमंडल को सर्वाधिक गर्म करता है। तो देखिए अगर आपने इसे पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से बनेगा कि भाई सूर्य से आने वाला ताप जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म नहीं करता। पृथ्वी के गर्म होने से जो ऊष्मा निकलती है उसके कारण जो है वो हमारा वायुमंडल गर्म होता है, यानी कि पार्थिव विकिरण से पृथ्वी की जो वायुमंडल की संरचना है वो गर्म होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट एंड द सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्चुअली रॉन्ग एंड सेकंड ऑप्शन पे है तो कथन 2 में लिखा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं वो दीर्घ तरंग के विकिरण को अच्छे से अवशोषित करती हैं। तो आई थिंक आपने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वाले सेक्शन में इसे पढ़ा होगा कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसे तो जो ग्रीन हाउस की गैसेस हैं वो अवशोषित करती ही हैं, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देती। बाहर नहीं जाने देती इसका मतलब है अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित कर लेती हैं अर्थात दीर्घ तरंगों के ये एक अच्छे अवशोषक होते हैं। यानी कि हमारा टेक्निकली देखें तो पहला जो कथन है वो भाई रॉन्ग है, और सेकंड जो हमारा कथन है भाई कलेक्टिवली ये राइट है। यानी कि आप देखेंगे कि जो क्रम हमने देखा इसमें क्रम डी अर्थात जो चौथे नंबर का है, यानी कि प्रथम जो कथन है वो सही नहीं है और सेकंड जो कथन है वो सही है, अर्थात हमारा 31 का आंसर इज डी, यानी कि चौथा। चलिए 31 का आंसर है डी। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 3 3 6 1 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन सेट बी का है जो हम अभी डील कर रहे हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन मैं इधर लगा देता हूँ, 32 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए 32वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको देखने पर एक बात समझ में आएगी कि जो एनसीईआरटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्लास 9th में भी दिखेगा, एनसीईआरटी क्लास 11th में भी दिखेगा। प्रश्न में क्या कहा गया है कि भूमध्य रेखा अर्थात जो हमारा इक्वेटर है उस पर क्षोभ मंडल की जो मोटाई है ये ध्रुवों की तुलना में अधिक है। तो जी हाँ, ये अधिक होती है, सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी पे दिखेगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, इसमें आपको बताया गया है कि भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो भाई अगर आपने एनसीईआरटी के उसी पैराग्राफ को नीचे से भी पढ़ा होगा तो आप पाएंगे कि पहले कथन में कहा गई बात का दूसरी कथन जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है, यानी कि दोनों ही कथन सही भी हैं, और कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। और सही व्याख्या क्यों कर रहा है? क्योंकि मोटाई जो है संवहनी धाराओं के द्वारा ही बढ़ती है क्षोभ मंडल की। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन देख के थोड़ा प्राउड फील हुआ होगा, क्योंकि ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन जो है वो टेक्निकली बहुत अच्छे से फ्रेम करा गया है। चलिए, तो अब हम जो है 33rd यानी कि 33वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो 33वें क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें तो आई थिंक आपको देखकर ही उसका उत्तर बनना चाहिए था भाई। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करिए और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय भाई इन 4 में से कौन कौन से जो है वो उद्गार के समय बाहर आते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन बनना चाहिए। इसमें पहला लिखा गया है कि पायरोक्लास्टी, ये एक मलबे के रूप में बाहर आता है। सेकंड देखिएगा तो राख और धूल के कण आते हैं, तो बिल्कुल भाई ये ज़रूर आते हैं। और पायरोक्लास्ट के बारे में आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा, ये भी जो है वो सहज तौर पर आपको देखने को मिलता है। थर्ड और फोर्थ में कहा गया है जो नाइट्रोजन के और सल्फर के यौगिक हैं ये जो है वो निकलते हैं या नहीं। तो हो सकता है कि आपको ये भ्रम आए कि भाई नाइट्रोजन के यौगिक निकलेंगे या नहीं या सल्फर के निकलेंगे या नहीं, क्योंकि ऊपर के दिए हुए कथन तो आप अक्सर पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल भी जो है सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने थोड़ा इसे ट्रिकी फॉर्म में पढ़ा होगा तो आप आसानी से अंदाज़ लगा पाएंगे कि भाई नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक जो है वो सामान्यतः चट्टानों में मिलते हैं, यानी कि चट्टानों में उपस्थित हैं, अर्थात उद्गार के समय भी निकलेंगे। तो कन्फ्यूज़न की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हमारे चारों अर्थात फोर्थ हमारा ऑप्शन यानी कि चारों जो है वो सही है। हमारा 33 का उत्तर इज डी। चलिए 33वां नंबर सवाल हो गया है और अब हम करेंगे 34वें नंबर को हल, जो कि ज्योग्राफी से ही है। तो ज्योग्राफी से इस बार टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेट बी हम सॉल्व कर रहे हैं। 18 क्वेश्चन ह्यूज नंबर होता है। पिछली बार 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 18 हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन हिस्ट्री जो लोग तैयार करके गए थे वो बड़े निराश हैं आज कि 9 ही क्वेश्चन आए हैं। खास करके मॉडर्न हिस्ट्री का तो पूरे नोट्स छाप लिए थे दिमाग में, लेकिन नहीं आए सवाल। क्या कीजिएगा, हर साल ऐसा होता है। करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, करंट अफेयर्स नहीं आता, तो वही वाला हाल हो गया सर। लेकिन ज्योग्राफी के लिए कहना पड़ेगा सर कि हर साल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कलेक्टिवली 30+ तो है। पर चलिए आते हैं 34th क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें जो है थोड़ा सा मैं कहूँगा, आपने क्रेडिट लेने से अपना मौका नहीं छोड़ा। तो यहाँ जरा आप ध्यान दें। 34th क्वेश्चन में जो है वो मैं ये कहूँगा कि हाँ ये कठिन स्तर का प्रश्न है। क्यों कठिन स्तर का प्रश्न है? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है जनवरी महीने में जो है वो समताप रेखाओं के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है समताप रेखाएं जो महासागर हैं उनके ऊपर उत्तर की तरफ और महाद्वीपों में जो है ये दक्षिण की तरफ विचलित होती हैं। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है शीतल महासागरीय धाराओं के द्वारा गल्फ स्ट्रीम, उत्तर अटलांटिक का ड्रिफ्ट, ये उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है उसको शीतल बनाए रखता है और समताप रेखाओं को जो है उत्तर की तरफ मोड़ देता है। ये स्टेटमेंट लिखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका पहला स्टेटमेंट ये जो है वो आप आसानी से तो नहीं पर थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाकर सॉल्व कर सकते थे, बट मैं फिर भी कहूँगा कि ये प्रश्न टफ कैटेगरी का है, कठिन कैटेगरी का है। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको ये ज़रूर बनेगा, बट अगर आपने थोड़ा सा उसमें जो है वो कहीं ना कहीं कुछ एयर गैप छोड़ा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ लगेगा। भाई पहले स्टेटमेंट का अगर मैं उत्तर दूं तो ये स्टेटमेंट राइट है, और राइट है क्योंकि ऐसा होता है कि भाई जो समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं हैं ये महासागरों के ऊपर उत्तर की तरफ ड्रिफ्ट करती हैं। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसे पकड़ने का एक तरीका था, यहाँ मैं आपको इस तरीके के बारे में बताऊं तो देखिए नीचे की लिखी गई सारी जानकारी सही है, यानी कि इस स्टेटमेंट की पहली लाइन में के बाद, स्टेटमेंट के पहले 3 अक्षरों के बाद, शब्दों के बाद स्टेटमेंट सही सा नजर आता है, लेकिन गेम जो है वो पहले 3 शब्दों में ही है। ध्यान से देखें, शीतल यानी कि ठंडी और यानी कि ये कोल्ड वाटर करंट है ऐसा कहा गया है, जबकि आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो गर्म जलधाराओं के लिए है। यानी कि टेक्निकली देखें तो हमारा सेकंड कथन जो है वो रॉन्ग है, फर्स्ट कथन जो है वो राइट है, यानी कि केवल एक सही है, यानी कि हमारा 34th का ऑप्शन ए इज राइट। तो इसे टिक कर लें कि हमारा 34वें प्रश्न का उत्तर जो है वो ए है। सेट बी की हम बात कर रहे हैं। चलिए 34वें प्रश्न का उत्तर हो गया। क्या बताया आपने? 34वें का उत्तर ए, केवल एक सही। ठीक है, 35वें क्वेश्चन पर चलेंगे। जहां भी क्वेश्चन बड़ा दिखे आप फुल स्क्रीन पर आइए और जहां क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो आप फिर विंडो में रहिए। 34वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 35वें क्वेश्चन पे, सॉरी 35वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सर 35वें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से जो देश हैं उनमें से कौन से 2 देश सबसे बड़े कोको के उत्पादक हैं। तो देखिए इसे कभी कभार लोगों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का होगा, बट ये करंट अफेयर का नहीं, हाईली स्टैटिक। आप इसे अगर थोड़ा सा अंदाज लगाना चाहें तो आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी तो वहाँ कोको के उत्पादन के बारे में, पाम के उत्पादन के बारे में ऐसे छोटे छोटे डायमेंशंस आते हैं। और अफ्रीका से रिलेटेड ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने 2-3 सालों में तो नहीं पूछे थे, पर हाँ इसके पहले एक ट्रेंड रहा करता था।
तो अगर आपने कन्वेंशनल ज्योग्राफी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ी है तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। कोटे डी आइवरी और घाना दोनों ही अफ्रीका के नेशन है और कोको के उत्पादन में जो है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो लोग कोटे डी आइवरी से घबरा रहे होंगे उसी को आइवरी कोस्ट बोलते हैं। हिंदी में हर जगह आइवरी कोस्ट लिखा रहता है, तो मैं बता दूं हिंदी के चैनल पर आप हैं इस समय। और अगला क्वेश्चन जो है 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। कितना टफ है ये तो अब बताएंगे अभिनव सर ही। सर 36 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत 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 इजी। इवन इसके बारे में हमने कई बार कई वीडियोस में, मैप इन न्यूज़ में और इवन हमारी जो मैपिंग की प्लेलिस्ट थी उसमें भी चर्चा करी थी। यहाँ पर कहा गया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज को देखते हुए, यानी कि प्रयागराज के सीधे मुख करते हुए अगर आप बढ़ें तो गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में जो अनुक्रम है, यानी कि उनका जो सीक्वेंस है उसे अरेंज करने कहा है। यानी कि कुल मिला के प्रश्न में पूछा गया है भाई कि गंगा नदी से किस क्रम में नदियां जो है वो जुड़ती हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आपको क्रम याद होगा तो वो आपने फिंगर टिप्स पे से याद रखा होगा कि भाई रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी, महानंदा, यानी कि ये 7 नदियां उत्तर की दिशा से मिलती हैं और क्रम एकदम फिक्स है। आई थिंक आपको ये याद होगा। ऑप्शन बी बेसिकली इसका सही है, जहां पर गोमती, घाघर, गंडक ये ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि 36वें प्रश्न का आंसर इज बी। और ये प्रश्न बनना चाहिए था भाई। यूपीएससी हर साल रिवर्स से क्वेश्चन पूछती ही है, छोटा सा सेक्शन होता है, 4-5 पेज के नोट्स होते हैं, ठीक से अगर आप पढ़ें तो आंसर बनना चाहिए था। और कोसी के बारे में तो आप जानते होंगे, कोसी को बिहार का शोक कहते थे। वो अपना रास्ता कहीं से भी बदल लेती है हर साल और बाढ़ आ जाती है। तो वैसे ही इस बार यूपीएससी ने भी कुछ कोसी वाला ही काम किया है। तो अचानक से रास्ते चेंज हो गए हैं। पिछले साल तक तो जो हुआ था मन में कि बहुत ज़्यादा टफ है, कट ऑफ 75 के आसपास था, इस बार देखिए क्या कट ऑफ होता है। इस बार इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो जितने लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि बहुत इजी है, ये बहुत इजी भी नहीं है। और जितने लोग बहुत दुख में रहते हैं कि यूपीएससी को तो हमेशा टफ क्वेश्चन पूछना चाहिए था, तो उनके लिए भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि दोनों तरह की तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है 36 के बाद 37 नंबर। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको अब पहले आप फुल स्क्रीन पर ही दिखाइए और अभिनव सर बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो भाई 37वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। देखिए इसकी हेल्थ हाइट ज़्यादा है पर क्वेश्चन जो है एकदम सीधा सामान्य सा है। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रिक है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहले कथन में क्या कहा गया है, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक जो है वो वर्षा है, यानी कि बारिश के कारण चट्टानों का अपक्षय होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि वर्षा के जल में घोल के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहती है। तो भाई जी हाँ, वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विद्यमान होती है। और थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या कहा गया है कि वर्षा के जल में जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है ये भी विद्यमान रहती है। तो आई थिंक अगर आपने बेसिक सा ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपको दोनों ही कथनों के बारे में जानकारी है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही जल में घुलनशील गैसें हैं, यानी कि ये वर्षा के जल में तो उपस्थित हैं। अब पहला कथन देखिए, इसमें कहा गया है अपक्षय का कारण वर्षा है। तो इतना आपने लॉजिकल रीजनिंग लगाना है कि भाई वर्षा के कारण अपक्षय तो होता है भाई, यानी कि पहला से लेकर आखिर तक तीनों ही ऑप्शन सही हैं। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शंस में थोड़ा सा ट्रिकीनेस है। यहां बोला यह गया है कि पहले कथन की व्याख्या बीते 2 कथन जो है वो कर रहे हैं या नहीं। तो यहां ध्यान दें कि आपका एकमात्र ऐसा ऑप्शन जो ये कह रहा है कि तीनों ही कथन सही भी हैं और कथन 2 और 3 जो है वो सही व्याख्या कर रहे हैं कथन 1 की, ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑप्शन ए है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिए कि चट्टान का अपक्षय अपर्दन वर्षा के जल से ही होता है। वर्षा के जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती है। अब आपके दिमाग में भ्रम ये हो सकता है कि भाई कैसे संभव है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपक्षय अपर्दन कर रही है। तो कंफ्यूज ना हो, इसका रीज़न ये है कि ये जो है कंपाउंड के रूप में, यौगिक के रूप में जब पानी के अंदर उपस्थित होती है तो डियर तब के समय जो है वो ये अपक्षय और अपर्दन में सहायक होती है। यानी कि हमारा ऑप्शन में कथन 2 और 3 ये सही व्याख्या कर रहे हैं हमारे कथन 1 की, यानी कि हमारा 37वें प्रश्न का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नोट डाउन कर लें, सेट बी का 37वां प्रश्न आंसर इज ए। 37वां हो गया। उसको लाइन से जो अभी सेट बी चल रहा है, ध्यान रखिए हमेशा सेट बी चल रहा है। ऐसा ना कि हम सेट बी पढ़ा रहे हो आप सेट ए में आंसर लगा रहे हो, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे लोग घबराहट में ऐसा कर देते हैं। ठीक है,
तो सिर्फ इस चक्कर में मत रहिएगा कि जल्दी जल्दी ये जान लें कि 64 का सी है, 65 का डी है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। आप इसके एनालिसिस को भी सुनिए और आप अपनी पढ़ाई से उस तरीके से जुड़िएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे कर आए हैं उनको तो सुनना ही सुनना है, और जो लोग नहीं भी दे रहे हैं, इस बार अगर नहीं दिया है आपने, अगले साल तो देना ही है, उसके अगले साल देना है, तो ध्यान से सुनिए एक्सप्लेनेशन को, और एक्सप्लेनेशन सुन के ये समझिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर क्यों ए है, क्यों बी है, क्यों सी है, इस तरीके के। ठीक है, अगला जो हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बाद, मैं पहले से बता दूं, पॉलिटी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो 3 सदस्य हैं, नए सदस्य आ गए हैं, हिस्ट्री वाले अपने जो हमारे 3 सदस्य थे, फैकल्टीज थे, वो चले गए हैं, उनको तो विदा कर ही दिया था, और अब अभी हमारे साथ हैं 3 नए मेहमान। तो आइए उन 3 लोगों से भी आपको मुलाकात करा देते हैं। 3 लोग जो हैं उसमें मनीष श्रीवास्तव सर हैं, जो कि साइंस टेक आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ओम सर हैं जो कि करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी वो देते हैं, और अमरेंद्र सर हैं जो पॉलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन दिख जाएंगे, देखिए दिख गए। तो मनीष सर हैं जो सुबह सुबह इंडियन एक्सप्रेस भी आपको पढ़ाते हैं 7 बजे सुबह सुबह, और 9 बजे वाले हिंदू वाले सर भी मिलेंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे आज। ठीक है, ओम द्विवेदी सर हैं जो कि कैप डेली करंट अफेयर्स वीडियो हमारे P2I बैच में पढ़ाते हैं, और उसके साथ ही आपको अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स की जानकारी यूट्यूब पर भी देते हैं। ध्यान रखिए कि जब P2I कह रहा हूं और नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो घबराएंगे नहीं। P2I का मतलब हमारा जो बैच है, यूपीएससी IAS के हिंदी का बैच है, उसका नाम है P2I। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, और हिंदी में भी है। तो P2I का मतलब ही है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, यानी इस बैच में हम प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं, और आज P2I बैच के बच्चे काफ़ी खुश हैं। ठीक है, तो चलिए परिचय मैंने करा दिया है, अब वापस लौट आते हैं अभिनव सर के पास ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। ज्योग्राफी में हम क्वेश्चन नंबर डील करेंगे 38 क्वेश्चन में जो है जो प्रश्न पूछा गया है ये मैपिंग से रिलेटेड है, और ये अगर आपने थोड़ी भी मैपिंग पढ़ी है, इवन आपने अगर मेरे जो है वो मैपिंग के वीडियोस देखे होंगे, या फिर आपने सहज रूप से एटलस का अध्ययन भी करा होगा, तो डियर आपको ये प्रश्न बनना चाहिए था। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश जो है उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी के साथ सीमा बनाते हैं। तो आई थिंक आप बहुत आसानी से इसका आंसर देना पा रहे होंगे। पहला देखिएगा, फिनलैंड कहा गया है, जो कि कतई नहीं, बिल्कुल भाई सीमा नहीं बनाता। जर्मनी और नॉर्वे, साक्षात रूप से आप देखेंगे मैप पे तो आपको दिखाई देगा भाई जर्मनी और नॉर्वे जो है वो सीमा बनाता है। रूस किसी भी कंडीशन पे सीमा नहीं बनाता, अर्थात उत्तरी सागर के साथ सीमा बनाने वाले बच्चे केवल 2 नेशन हैं, पहला है जर्मनी, सेकंड है नॉर्वे। फिनलैंड जो है बोथनिया की खाड़ी के साथ सीमा बना सकता है, बहुत अगर आप देखें तो बाल्टिक सागर के साथ बना सकता है, पर उत्तरी सागर के साथ नहीं। और रशिया जो है वो बहुत हुआ तो भाई आप नॉर्वेजियन सी तक उसकी पहुंच देख पाएंगे, पर इसके आगे कहीं पर भी आपको ये दिखाई नहीं देने वाला, यानी कि भाई ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, यानी कि जर्मनी और नॉर्वे। मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूं? प्रश्न है 38वां, सेट है बी, आंसर है बी। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत किया है आज इन फैकल्टीज़ ने, सारे फैकल्टीज बैठकर सॉल्व कर रहे थे, आपको एक्सप्लेन भी करना है। इसमें एक्सप्लेन करना एक टफ काम होता है, आपको भी पता है, और इसके पीछे एक बहुत टेक्निकल बड़ी टीम है हमारी, तो वो भी अपनी तैयारी में लगी हुई थी। और थोड़ा सा आपको पता ही है कि जब हमने शुरुआत की तो थोड़ी देर यूट्यूब बाबा ने भी हमें झिलाया। ठीक, तो देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है, आप अच्छे से इसको देखिए, अपने क्वेश्चन पेपर में टिक कीजिए। और हमने बताया था आपको कि हम एक अलग अंदाज में आपको इस बार पेपर डिस्कशन कराएंगे, इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए थे, और ये थोड़ा सा अलग हट के हमने इसलिए कराया कि आपको इंटरेस्टिंग फील हो, अच्छा लगे अंदर से कि कुछ तो नया हो रहा है। चलिए, अगला जो सवाल है वो है 39 नंबर, और इसको भी आप फुल स्क्रीन पर लेने की कोशिश कीजिए। अच्छा, 1 मिनट, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर बार बार आप ऊपर की तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, मेरे पास पैनल लगा हुआ है। एक बार मास्टर कैम दिखाइएगा। ठीक है, नहीं हाथ नहीं दिखाना है, पूरा दिखाइए। मास्टर देखिए, सारे लोग जो बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इस पर आ जाइएगा। देखिए, ये है हमारा पूरा, हम लोग जो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बार बार ऐसे देखता हूं, आपको लगता है कि ये ऊपर की तरफ
किस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगला सही हो जाए? ऐसा तो है नहीं। तो बस मैं दिखाता हूं आपको कि ये क्वेश्चन नंबर लगा हुआ है, इसलिए मैं बार बार इधर देख रहा हूं। तो कमेंट में आप लोग परेशान मत होइएगा। चलिए वापस लौटते हैं। थोड़ा सा हंसी मजाक बीच में ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है भाई, मजाक थोड़ी ही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 39 नंबर। तो भाई 39वां प्रश्न है। 39वें प्रश्न में कुछ चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं यूपीएससी का सुमेलित करिए, यानी कि मैच द कॉलम वाला सेक्शन थोड़ा सा और भी ट्रिकी मैनर में पूछा गया है। देखिएगा, कहा गया है जलप्रपात क्षेत्र और उसकी नदी। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है धुआंधार जलप्रपात मालवा के एरिया में आता है, नर्मदा नदी पर है। अब भाई आंसर में आपको आसानी से दिखाई देगा कि नर्मदा नदी पर तो है भाई धुआंधार का जलप्रपात, पर ये मालवा में नहीं है, ये मैकल रेंज के एरिया में आता है। यानी कि हमारा जो पहला कॉलम है भाई ये गलत है। जी हाँ, नर्मदा नदी पर तो है, पर आपको ध्यान रखना है कि ये मालवा एरिया में नहीं आता, ये सतपुड़ा के एरिया में आता है। इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन। सेकंड जो आप ऑप्शन देखेंगे, हुंडूर एक जलप्रपात के बारे में कहा गया है। नो डाउट के जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, नो डाउट के छोटा नागपुर में है। यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है, यानी कि पूरा का पूरा सेगमेंट हमारा राइट है। अब जरा थर्ड पे देखें, गोरसोप्पा। भाई ये जो गोरसोप्पा है, कई बार इसे जोग वाटरफॉल भी कहते हैं। ये वाटरफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपने एनसीईआरटी में भाई इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि जी हाँ, ये जो है काफ़ी चर्चित है। लेकिन अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो नदी के बारे में बताया गया था कि ये शरावती नदी पर है। और ज़रा आप ध्यान से देखें तो आपकी एनसीईआरटी के अलावा आपने जब भी कभी इस जलप्रपात के बारे में पढ़ा है, अगली लाइन में ही ये कहा जाता है कि ये जो है वो शरावती नदी में आता है, ना कि नेत्रवती नदी पर। यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन भी, चूंकि नदी का नाम गलत है भाई, ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल हमारा एक, यानी कि हमारा दूसरे नंबर पे दिया गया जोड़ी जो है वो सही है। यानी कि हमारे 39वें प्रश्न का आंसर ए है। कितने नंबर बताया आपने? 39 सर। 39 का आंसर आपने ए बताया। तो एक बार रिपीट कर दिया कीजिए, क्योंकि बच्चों से छूट जाता है। अभी कुछ लोग लिख रहे हैं कि थोड़ा सा रिपीट भी कर दीजिए सर। ओके। कि जहां भी मिस कर रहा है चिंता मत कीजिए, ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाला, वापस आप ही के पास रहेगा, इसी चैनल पर रहेगा। और मैं आप लोग से ये भी कहूँगा कि जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो उसमें बिल्कुल संकोच मत कीजिए, तो शेयर कर दीजिए, अच्छे से लाइक वाइक कर दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है भाई ये सब। आप जब मोटिवेट नहीं करेंगे, जैसे हम लोग आपको मोटिवेट करते हैं, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 40, और 40 नंबर मैं ऐसे ऊपर देख के लगा देता हूँ, ठीक है? इसको भी आप फुल स्क्रीन लेने की कोशिश कीजिए। तो 40वें प्रश्न पे आए तो भाई यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए, फिर से वही यूपीएससी का पैटर्न। यहाँ पर सुमेलित करिए को, जोड़ी बनाइए को एक और नए फॉर्म में पूछा है। यहाँ पर क्षेत्र का नाम दिया है, पर्वत का नाम दिया है और पर्वत का प्रकार दिया हुआ है। यानी कि एक ही प्रश्न में 6 से 8 प्रकार की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि भाई मध्य एशिया में आने वाला एक पर्वत है वॉसजैस पर्वत, और ये पर्वत वलित पर्वत है। तो भाई धुआंधार तरीके से ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए क्योंकि जो वॉसजैस पर्वत है ये पहली बात तो मध्य एशिया में नहीं आता, ये आता है भाई फ्रांस और जर्मनी की सीमा में। तो वॉसजैस पर्वत एक तो भाई मध्य एशिया में नहीं है, और दूसरा ये वलित पर्वत भी नहीं है, ये भ्रंशोत्थान पर्वत है। यानी कि वॉसजैस पर्वत ये भ्रंशोत्थान पर्वत है जो आता है यूरोप में, ना कि मध्य एशिया में। पहला रॉन्ग। सेकंड पे आए, यूरोप के लिए कहा गया है, यूरोप में आने वाला एक पर्वत है एल्प्स। तो कहीं ना कहीं मन में आएगा कि जो जोड़ी है वो सही बन रही है, बट जोड़ी भाई आगे जाकर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि भ्रंशोत्थान पर्वत कहा गया है किसे? एल्प्स को। और आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये वलित पर्वत है, यानी कि यहाँ पर जोड़ी नहीं बन पाई भाई। तो हमारे दो जो जोड़े हैं ऊपर वाले वो रॉन्ग हैं। अब ज़रा नीचे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखिए। थर्ड ऑप्शन में लिखा गया है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के लिए लिखा हुआ है एप्लेशियन पर्वत। तो आपने फिर जोड़ी बनाई, आगे जाकर आपने वलित पर्वत देखा और आपने जोड़ी तोड़ने के बारे में सोचा, पर ये जोड़ी सही है, क्योंकि आपने अक्सर पढ़ा होगा ये पुराना पर्वत है, खंडित पर्वत है, लेकिन वो खंडित में भी वलित है। यानी कि ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन माफ कीजिएगा, जोड़ी में आते हुए तीसरी जोड़ी सही बैठ रही है। यानी कि उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत है जो वलित पर्वत का ही उदाहरण है, भले ही प्राचीन सही। और चौथा ऑप्शन देखिए, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत। जी हाँ, वलित पर्वत, जी हाँ। यानी कि ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है, दक्षिण अमेरिका में आने वाला एंडीज पर्वत,
वलित पर्वत का उदाहरण। 40वें प्रश्न में हमें लास्ट के 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है भाई ये सही उत्तर है। मैं रिपीट करूं, सेट बी में 40वां प्रश्न ऑप्शन बी यानी कि 2 सही, और वो 2 कौन से हैं, तीसरा और चौथा। तो ये हमारा 40th क्वेश्चन हुआ भाई। चलिए 40वां क्वेश्चन हो गया है। अब बचे हैं ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन। एक तो 69 नंबर है, सेट बी की बात हो रही है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। सेट बी का 69वां नंबर क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी से है, और 99वां नंबर क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी से है, और 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं ज्योग्राफी के। उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे पॉलिटी की तरफ। तो पॉलिटी वाले अध्यापक जो हैं हमारे अमरिंदर सर, तैयार रहें। आइए शुरू करते हैं 69 नंबर सवाल का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभिनव सर से। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर भाई विचार करने कहा है। विचार ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ट्रिकी हैं। ट्रिकी जरूर हैं बट हाँ इजी आप कह सकते हो। देखिए, पहला कथन कहा गया है, लाल सागर में किसी भी रूप में जो है वो बहुत कम वर्षण होता है, यानी कि ना ही स्नोफॉल, ना ही हिमपात होता है भाई, ना ही जो है वो वर्षा होती है। तो भाई पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, जो लाल सागर है इसमें नदियों के जल का प्रवेश नहीं होता। तो देखिए, इस कथन तक पहुंचने में या इस प्रश्न तक पहुंचने में यूपीएससी ने थोड़ी मेहनत करी है। वाई? बिकॉज पहला जो क्वेश्चन है, मतलब हमारा जो 39th क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है, टेक्निकली देखें तो भाई ये जो है वो थोड़ा सा विश्व में वर्षा के वितरण से रिलेटेड है, उसके अपवाद से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही केसेस में आपने इस कथन के बारे में थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यानी कि इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट की बात करें भाई, तो सेकंड स्टेटमेंट नो डाउट आपने इसे पढ़ा है कि भाई विश्व में लवणता का वितरण यानी कि सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से प्रश्न उठाया गया है कि भाई लाल सागर की अपेक्षा फारस की खाड़ी में क्यों जो है लवणता अधिक होती है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो हमारे जो दोनों ही प्रश्न, दोनों ही कथन दिए गए हैं 69 नंबर के क्वेश्चन में, दोनों ही कथन सही हैं। हमारा ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट। चलिए, और अंतिम क्वेश्चन ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। उसके पहले हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितना हो गया? 26 क्वेश्चन हो गया। 26 क्वेश्चन हो गए हैं। 27वां हम लोग अब बातचीत करने वाले हैं। 27वां क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन, सेट बी का। आइए 99 नंबर का क्वेश्चन सेट बी देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपको अंदर से शांति फील कराएगा, और ये इसलिए फील कराएगा क्योंकि भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड नंबर ऑफ टाइम्स हमने यूट्यूब पर भी इसका डिस्कशन करा है, आपने इसे पढ़ा भी है, आप इसे जानते भी हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, विश्व में किन्हीं 2 देशों के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा कहाँ पर है? आई थिंक आपने ज़रूर आंसर लगाया होगा और सही लगाना भी चाहिए था। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी। ऑप्शन का मुझे ज़रूरत भी नहीं है बट फिर भी हम देख लें तो पहले ही ऑप्शन में जो है यूपीएससी ने आपको आंसर बताया है कि कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उत्तरी लैटिट्यूड है, और मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, 49 डिग्री ही ये लैटिट्यूड है। और जो है वो कुछ अन्य झीलें हैं जैसे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरे, ये कुछ जो है वो और भी लेक्स हैं जो सीमा बनाती हैं। और इसके बाद आप पाएंगे सेंट लॉरेंस नदी है, ये भी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। यानी कि तीनों को मिलाकर देखें तो 49 डिग्री की एक लाइन, साथ में कुछ जो है वो झीलें और एक नदी, ये मिलकर यूएस कनाडा की सीमा बनाती हैं, और ये इसका जो है वो सही उत्तर है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सर 99 का ए होगा। 99 का ए। देखिए, मैं बार बार पूछ ले रहा हूँ, कहीं कोई फैकल्टी हमारे मेंबर ऐसा ना कर दे कि ये सही उत्तर है और आपको लास्ट में पता ही ना चले कि ये है या वो है। ठीक है, तो 99 का ए नंबर, ए ऑप्शन जो है वो सही है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।